हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। और जो टॉपिक रहेगा हमारे पास एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसको मैं आज डील कर रहा हूं। उसके अलावा आप थर्सडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, डाउट सेशन आपका। तो मेक श्योर आप उस तक ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने मैं भेजूं सब बना लो। चैप्टर की 2 से 3 एनसीईआरटी और एक सिंगल पेज पे चैप्टर को लिख लो। कहो तो मैं भी लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। कैसे लिखना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक सिंगल शीट पे और उसको लगा लेना अपने एनसीईआरटी पे, ठीक है। वो कर लो, इतना भी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अगर मैंने थर्सडे को इसका डाउट सेशन ले लिया तो मैं फ्राइडे को इसका एक इंडिविजुअल 45 क्वेश्चन का टेस्ट शेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि जब आपका जूलॉजी स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले मैं अपने टॉपिक का टेस्ट कंप्लीट करना चाह रहा हूं। तो ये आपको क्लियरली बता दिया मैंने। दूसरी चीज क्या है बेटा आपका, कि आप में से बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज ये कर रहे हैं कि सर हमने यकीन जो 2021 था उसमें पढ़ा हुआ आपसे क्या नोट्स बनाए। देखो भाई, नोट्स लेके बैठा करो, लेक्चर देखा करो, कुछ नया मिले ऐड कर दो। अगर आपने सारा पढ़ा ही है तो आपके 360 क्यों नहीं आए? तो अभी का टाइम जो है थोड़ा पढ़ लो, फिर उसके बाद देखना कि आपके लिए बेस्ट क्या है। क्या नोट्स बनाना नहीं जरूरी है तो उसी में ऐड कर लो। लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो लेक्चर छोड़ भी सकते हो बेटा। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि 1 महीना जाने के बाद आपको रियलाइज हो यार लेक्चर देखना चाहिए था या नोट्स फिर बनाने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला कुछ टाइम निकालो सब्जेक्ट के साथ, फिर डिसीजन लेना। ठीक हो गई बात? डन है? चलिए आगे चलते हैं। और यहां से मतलब एनसीईआरटी डिस्कशन और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में क्या लाइंस थी उनको डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, जैसे व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस की सिग्निफिकेंस लिखें आपसे मैं कहूं तो आपके दिमाग में मैंने एक बात फिट करी थी कि मियोसिस क्या करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेज बनाने का काम करता है। समझ आया? क्रोमोसोम नंबर कम करने का काम करता है। तो चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करते हैं। मान लो मेरे पास ये 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक मेरे पास डिप्लॉइड है और एक मेरे पास हैप्लॉइड है। एक मेरे पास डिप्लॉइड है और एक मेरे पास हैप्लॉइड है। आप समझो ध्यान से, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ये 2 तरह के फेज हैं। ये मेरे पास डिप्लॉइड फेज है और ये मेरे पास हैप्लॉइड फेज है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने डिप्लॉइड फेज ये रहा, ये डिप्लॉइड फेज है। इस डिप्लॉइड फेज जो है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें मियोसिस गैमेट बनाने के लिए कर दी मैंने। ये गैमेट बना लिया, मान लो दिस इज गैमेट। आपको समझ आ रहा है? गैमेट। फिर गैमेट से जाइगोट बनेगा, ठीक है। और फिर जाइगोट की माइटोसिस से आप क्या बना सकते हो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप जाइगोट की क्या करो? माइटोसिस कर सकते हो। तो मैं अगर आपसे बोलूं किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस जो है वो गैमेट बनाने का काम करती है, तो यहां पर मियोसिस ने क्या रोल किया? गैमेट बनाने का। तो हम लिख सकते हैं कि इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस गिव गैमेट। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो हम इस चीज को और प्रॉपरली देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हैप्लॉइड की। तो हैप्लॉइड में क्या होगा ये हमें समझना है। क्लियर है? हैप्लॉइड में क्या होगा ये हमें समझना है। तो मैं बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि मैंने ये लिखा यहां पर डिप्लॉइड, मैंने डिप्लॉइड की मियोसिस करी, मैंने गैमेट बना लिया। फिर मैंने क्या किया, अब यहां जाते हैं हैप्लॉइड। दिस इज हैप्लॉइड फेज, दिस इज हैप्लॉइड, ये मेरे पास हैप्लॉइड है। अब अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और मुझे गैमेट बनाने, आप मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? गैमेट खुद से हैप्लॉइड होते हैं, आप देख रहे हो। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड और मुझे गैमेट बनाने हैं जो खुद से हैप्लॉइड हैं, तो मुझे माइटोसिस करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने फर्टिलाइजेशन करी और मैंने जाइगोट बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जाइगोट करके मैंने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया। ये डिप्लॉइड है, ये मल्टी सेलुलर है। तो जाइगोट की मैंने क्या की हुई होगी? मैंने जाइगोट की माइटोसिस करी। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे स्पोर, गैमेट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इस टर्म में कंफ्यूज होते हैं। प्लांट किंगडम में बढ़िया समझाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान दो। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस क्या करती है? गैमेट बनाती है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस क्या करेगी? देखो, मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड स्टेज बना सकती है। कैसे? मियोसिस बनाते हैं स्पोर। मियोसिस हमारे पास क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। और उस स्पोर की जो हमने माइटोसिस करी, आप समझ रहे हैं, स्पोर की माइटोसिस करी तो ये स्ट्रक्चर बना। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मियोसिस से गैमेट बना और गैमेट से जाइगोट बना और जाइगोट की माइटोसिस से मेरे पास ये चीज आई। ये क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, मियोसिस की सिग्निफिकेंस करी। डिप्लॉइड में मियोसिस किस में होती है? गैमेट बनाने के लिए नहीं हो, तो गैमेट बनाने के लिए। हैप्लॉइड में मियोसिस से गैमेट नहीं बनाते, ठीक है। मियोसिस किस लिए करते हैं? किसी डिप्लॉइड को हैप्लॉइड स्टेज में, जिसे आप स्पोर बोल सकते हो, कन्वर्ट करने के लिए। इतनी बात याद रह जाएगी, इतनी बात याद रहेगी। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? मियोसिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड स्टेज लेकर आती है, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो। हैप्लॉइड होगा तो जब वो डिप्लॉइड होगा तो उसको वापसी हैप्लॉइड लाएंगे, अगर डिप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बना के गैमेट्स बनाने। डन? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है, माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या कर सकते हैं? माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? माइटोटिक पॉइजन वो होता है जो माइटोसिस रोक दे। एनी केमिकल which can stop mitosis, अगर वो माइटोसिस रोक रहा है तो उसे माइटोटिक पॉइजन कह रहे हैं। अगर माइटोसिस रोक रहा है तो माइटोटिक पॉइजन कह रहे हैं। और अगर वो क्या कर रहा है? माइटोसिस प्रमोट कर रहा है। अगर वो रोक रहा है तो माइटोटिक पॉइजन कह रहे हैं और अगर वो रोक रहा है माइटोसिस, ठीक है, मतलब वो केमिकल है जो माइटोसिस, क्या बोला मैंने, हाँ, अगर कोई केमिकल माइटोसिस रोकेगा तो उसे माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। कैसे रोकता है सुन लो। वो नॉर्मली स्पिंडल नहीं बनने देगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, इसको नहीं बनने देता। इसका एग्जांपल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो ब्लॉक करता है मेटाफेज को। ब्लॉक करता है किसको? मेटाफेज को। कैसे ब्लॉक करता है? प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल नहीं बनने देता। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, दूसरी बात, कोई ऐसा केमिकल है जो माइटोसिस प्रमोट करता है। माइटोसिस प्रमोटेड बाई साइटोकाइनिन। ये वो हार्मोन है जो माइटोसिस प्रमोट करता है। इसके अलावा लिम्फोकाइन। आपने लिम्फोकाइन कहां सुना है बेटा? लिम्फोकाइन आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। मतलब ये वो केमिकल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट की डिवीजन प्रमोट करते हैं। तो साइटोकाइनिन, लिम्फोकाइन, दे प्रमोट माइटोसिस और ये रोकता है कॉल्चिसिन। इसके अलावा और भी केमिकल होते हैं, पर मुझे मेनली ये याद करना है। अच्छा, कॉल्चिसिन से होता क्या है इसको समझाऊंगा। कॉल्चिसिन प्रमोट पॉलीप्लॉइडी। कॉल्चिसिन से क्या होगा? क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। अगर क्रोमोसोम के नंबर डबल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोल रहे हैं बेटा, पॉलीप्लॉइडी। तो कॉल्चिसिन क्या करता है? क्रोमोसोम का नंबर डबल कर देता है, जिसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कैसे? सुनो, देखो, ये क्रोमोसोम बीच में से अलग हो जाएं और अपोजिट पोल पे ना जाए क्योंकि स्पिंडल फाइबर है। देखो मेरी बात सुनो, ये मेटाफिजिक प्लेट है। क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए आपस में, पर ये दोनों एक ही सेल में रह जाए। मान लो यहां 46 क्रोमोसोम होते, 46 के 46 क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अलग हो जाते। अलग हो गए, क्रोमोसोम की संख्या डबल, पर अब इनको मैं अपोजिट पोल पे नहीं लेके गया, एक ही पोल पे रह गया। तो मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। आगे समझ बेटा? क्लियर है? तो ये माइटोटिक पॉइजन आपको आना चाहिए। अब आओ मैं आपको एपीसी के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज एपीसी? रोल ऑफ एपीसी बता रहा हूं आपको समझने। एपीसी की पहले फुल फॉर्म समझ लो। एपीसी की फुल फॉर्म है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इससे क्वेश्चन आया था 2016 में, शायद आया था, इसलिए इसको समझा रहा हूं। ध्यान से समझना क्या होता है एपीसी। सुनना ध्यान से, देखो आपको ये चीज दिखनी चाहिए। दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के अराउंड एक प्रोटीन मैंने बना रखी है। आप अगर ध्यान से देखें,
इस सेंट्रोमियर के अराउंड मैंने एक प्रोटीन बना रखी है, ये सेंट्रोमियर के अराउंड। इस प्रोटीन का नाम है कोहेसिन। कोहेसिन, एपीसी एक एंजाइम होता है जो कोहेसिन को डाइजेस्ट कर सकता है। बेसिकली एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है। देखो मैं कैसे करता हूं, होता क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड मेटाफेज में कैसे अलग होती है। कौन सा क्रोमोसोम है बेटा, मेटाफेज का। ये किसका क्रोमोसोम है, मेटाफेज का क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। ध्यान से समझना, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि मेरे पास ये प्रोटीन है जिसका नाम कोहेसिन है। कोहेसिन, कोहेसिन ये है, ये दिस इज कोहेसिन। इसकी वजह से ये सेंट्रोमियर आपस में जुड़ा हुआ है, समझे ध्यान से। तो मेरे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम कोहेसिन है। कोहेसिन एक प्रोटीन है जो मैंने मतलब यहां पर आपको दिखाई। कोहेसिन मेरे पास प्रोटीन है, आप समझे ध्यान से, जो मैंने मतलब यहां पर मतलब इस चीज को मतलब डाइजेस्ट किया है। आप समझो इस चीज को, कोहेसिन प्रोटीन है, मैंने इसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, आप देखना ध्यान से, आप देखना, मैंने ऐसे किया और इस तरीके से किया, ये ऐसे है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, कोहेसिन को डाइजेस्ट कर दिया है। किसने किया, एपीसी ने। देखो कैसे काम होता है, आपके पास सेंट्रोमियर के अराउंड ये प्रोटीन है कोहेसिन, इसको ये डाइजेस्ट करता है। तो एपीसी ने क्या किया, एपीसी एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, उसने डाइजेस्ट किया है कोहेसिन को, डाइजेस्ट कोहेसिन। व्हाट इज, ये एक्स्ट्रा बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, पहले बता रहा हूं। कोहेसिन क्या होता है, आपकी मर्जी, इसको करो ना करो, वैसे आया था एक साल तो इसलिए मैंने करा दिया। कोहेसिन क्या होता है बेटा, ये एक प्रोटीन होती है अराउंड सेंट्रोमियर जो उनको साथ रखती है, विच कीप देम टुगेदर। ये उनको साथ रखती है, उनको क्या करती है, साथ रखती है। ठीक है, मेरे पास कोहेसिन है। नाउ दिस इज कोहेसिन। कोहेसिन क्या करती है, इनको साथ रखती है। एपीसी ने किसको डाइजेस्ट कर दिया, कोहेसिन को डाइजेस्ट कर दिया। एपीसी ने क्या किया, कोहेसिन को डाइजेस्ट कर दिया। एपीसी ने क्या किया है, कोहेसिन को डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ये देखो ऐसे, ये हो गया। तो एपीसी ने कोहेसिन को डाइजेस्ट कर दिया। अब ये आ गया मेरे पास यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे खींचूंगा, ऐसे ऊपर ऐसे खींचूंगा। ठीक है, इस तरीके से खींचूंगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने कोहेसिन लिखा, कोहेसिन ये सेंट्रोमियर है और ये कोहेसिन है। एपीसी ने कोहेसिन डाइजेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर आपस में अलग हो जाते हैं। जैसे कोहेसिन ने उसको डाइजेस्ट किया ना, तो ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं बेटा। आपस में क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं ऐसे, ये इस तरीके से अलग हो गए। अब इसको स्पिंडल फाइबर खींच सकता है। अब इसको स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे खींच सकता है। तो मेरा पॉइंट क्या है, आप बहुत ध्यान से समझे। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे पास इस कोहेसिन को डाइजेस्ट किया एपीसी ने, और मेरे पास ये आ गया, आपके सामने है ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एपीसी कोहेसिन को डाइजेस्ट ना करे तो सेंट्रोमियर अलग नहीं होगा, और फिर स्पिंडल फाइबर उसको अपोजिट पोल पे खींच नहीं पाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, एपीसी की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू एपीसी सेंट्रोमियर सेपरेट होते हैं। सेंट्रोमियर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर। एंड स्पिंडल क्या करते हैं, स्पिंडल पुल करते हैं किसको, सिस्टर क्रोमेटिड को या डॉटर क्रोमोसोम को पुल करते हैं, डॉटर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे, टू अपोजिट पोल पर उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं बेटा। तो यहां पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीख ली, क्या कि एपीसी ने इसको डाइजेस्ट किया और उसके बाद ये अलग हो गया और उसके बाद इसको स्पिंडल फाइबर ने खींचा। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि एपीसी सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करता है, इतनी बात आपने दिमाग में रखना है। तो फंक्शनल होगा किसमें, फंक्शनल होगा एक तो एनाफेज में,
सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? एनाफेज में और एनाफेज 2 में। तो अगर आपको याद हो, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो कभी, आपको याद है मियोसिस 2 तब होती है जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है। तो मियोसिस 2 में एपीसी काम आता है, वो सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करता है oocyte के। बेटा आपको बहुत ध्यान से सुननी मेरी बात, एक मिनट फिर से देखो। ये जो सेंट्रोमियर है इसके अराउंड कोहेसिन है, दिस इज कोहेसिन। इस कोहेसिन को ये डाइजेस्ट कर रहा है, उससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, अब उनको खींच के स्पिंडल फाइबर ले जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने का काम एपीसी का है। तो सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? एक तो एनाफेज में अलग होते हैं, एनाफेज 1 में तो पूरा पूरा क्रोमोसोम मूव करता है, दूसरा एनाफेज 2। तो इसका मतलब एपीसी कहां काम आएगा? माइटोसिस में और मियोसिस 2 में। तो एपीसी क्या होगा? एपीसी इज यूज्ड इन, एक तो एनाफेज में जो माइटोसिस है और एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में। अब इससे मुझे क्या समझना है वो इंपॉर्टेंट है, सुन लो। एपीसी बता दिया आपको, एपीसी आ जाना चाहिए, एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात सुनो, दो टर्म है तुम्हारे पास, पॉलीप्लॉइडी और पॉलीटेनी। पॉलीप्लॉइडी और पॉलीटेनी, ये देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ आ जाएगी बात। ये क्रोमोसोम ऐसे लगे हुए हैं, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास ये कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे लगे हुए हैं, कुछ क्रोमोसोम ऐसे लगे हुए हैं, मेरे पास इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम लगे हुए हैं, उस पे सेंट्रोमियर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। हाँ, तो अब देखो, मान लो मैं एपीसी ले आता हूं, एपीसी ले आता हूं, एपीसी इनको अलग कर देगा कि नहीं बताओ, खुद से बताओ। ये आपस में अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से अलग हो गए। मैं ज्यादा नहीं बनाता हूं बेटा, आपको एक ही बनाता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एक ही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे ना तो उससे आपको लगेगा कि क्या हुआ पता नहीं चला। ध्यान से देखना बेटा, देखो आप क्या करो, अगर एपीसी फंक्शनल है, अगर एपीसी काम कर रहा है तो क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो चलो सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर लिया, ये अलग हो गए आपस में, ये चीज हो गई, ये अलग हो गए। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग हो गए, ये हो गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? सही है। तो एपीसी हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है उसको समझ रहे हैं हम लोग। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? एपीसी फंक्शनल है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग हो गए ऐसे। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए और अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। ये क्या करेंगे? अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। पर मैं आपको ये कह रहा हूं, मान लो स्पिंडल फाइबर नहीं बने। स्पिंडल फाइबर क्यों नहीं बनेगा? कॉल्चीसिन लगा दो। तो कॉल्चीसिन जब आप लगा दोगे तो नो स्पिंडल फाइबर। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बने, स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो क्रोमोसोम तो 20 से अलग हो गए बिकॉज ऑफ एपीसी, पर अपोजिट पोल पे नहीं गए। तो मैं ये लिखूंगा बेटा, मैं ये लिखूंगा कि मेरे पास क्या होगा? क्रोमोसोम की नंबर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम का क्या होगा? नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि 20 से अलग हो गए और एक ही सेल में रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि दो न्यूक्लियस बनेंगे, नहीं, एक ही न्यूक्लियस बनेगा। तो क्रोमोसोम की मेरे पास संख्या डबल हो गई, मेरे पास क्रोमोसोम की क्या हो गई? संख्या डबल हो गई, है ना, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई। तो ये चीज मैं कह रहा हूं बेटा, ये चीज कह रहा हूं। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मेरे पास अलग हुए, कॉल्चीसिन है, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं,
और मेरे पास क्रोमोसोम जो है उसका नंबर डबल हो गया। क्रोमोसोम का क्या हो गया? नंबर डबल हो गया। क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। आपको क्लियर होनी चाहिए बात कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। ये अपोजिट पोल पे नहीं गए, ये सारे के सारे एक साथ रह गए। मान लो मेरे पास यहां 46 क्रोमोसोम थे, मान लो ऐसे 46 क्रोमोसोम थे, आपने कॉल्चिसिन अप्लाई कर लिया, एपीसी तो काम करता ही है, तो मेरे पास यहां 92 क्रोमोसोम हो गए, 20 से अलग हो गए। इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होता है कि क्रोमोसोम डबलिंग कहते हैं, 2n का 4n हो जाए, क्रोमोसोम डबलिंग कहते हैं इसे, इस प्रोसेस को। और ये कैसे करते हैं? बाई कॉल्चिसिन। किसमें करते हैं? जिस सेल में माइटोसिस हो रही हो, इन सेल अंडरगोइंग माइटोसिस। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए बेटा, हम इसको टिश्यू कल्चर में भी यूज करेंगे। तो आपको यह समझ आया, एपीसी ने काम किया, कॉल्चिसिन ने काम नहीं किया। क्लियर है? आगे देखो पॉलीटिनी क्या होता है। पॉलीटिनी एक कंडीशन होती है, पॉलीटिनी एक कंडीशन होती है जिसमें एपीसी काम नहीं करता, तो स्पिंडल तो कर ही नहीं सकता, नॉट फंक्शनल। अगर एपीसी काम नहीं करेगा तो क्रोमोसोम आपस में जुड़े रह जाएंगे। आप देखो ये क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये कहां जुड़े हैं? सेंट्रोमियर पे। ये कहां जुड़े हैं? सेंट्रोमियर पे। और ये मेरे पास क्या बन गया? स्पिंडल फाइबर। ये ऐसे। तो मेरे पास क्या हो गया? क्रोमोसोम डबल हो गए बेटा। मेरे पास क्या हो गया? क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, नॉट सेपरेटेड। अगर ये सेपरेट नहीं हुए हैं तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हुई है? डबल। मान लो मेरे पास, देखना इधर, इधर देखो बेटा, इधर देखो। आप मान लो सेल साइकिल है, मेरी बात समझना, सेल साइकिल है, यहां G1 है, SG2, यहां पर मान लो 46 क्रोमोसोम है, एपीसी एम फेज है, एपीसी ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अलग नहीं हुए, तो ठीक है, तो यहां भी 46 क्रोमोसोम ही रह जाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि क्रोमोसोम में ये ऑलरेडी डबल था ना, ये डीएनए डबल है, ये डबल डीएनए रह जाएगा उसमें। मेरा पॉइंट ये है आपसे, मेरा पॉइंट यहां पर ये है जो समझाने का, वो ये है कि व्हाट इज पॉलीटिनी। पॉलीटिनी कब होती है? जब एपीसी काम नहीं करता। मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको पता हो कि आपने जो पढ़ा था कि भाई ये क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, ये मेरे पास क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें कहते हैं ना जीवन में, जीवन फेज में इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब आप एस फेज करते हो, एस करते हो, तो इसकी कॉपी बन जाती है। चलो देख लेते हैं। आपने क्या किया? इसकी कॉपी बना दी है, ऐसे इस तरीके से आपने इनकी कॉपी बना दी एस फेज के बाद। तो ये कौन से हो गए? ये G2 के हो गए। ये किसके हो गए? क्रोमोसोम G2 के क्रोमोसोम हो गए, है ना। ये आप देख रहे हो, ये G1 के क्रोमोसोम है, मान लो ये G2 के हो गए, दिस इज G2 के क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, G2 के क्रोमोसोम हो गए आपके पास। क्लियर है? अब मान लो आपने क्या किया, ये G2 के हो गए, तो आप इसकी एम फेज कर रहे हो, पर एम फेज में एपीसी काम नहीं किया, एपीसी नॉट फंक्शनल। अगर उसने काम नहीं किया तो आपके पास एम के बाद दोबारा G1 आएगा। तो क्रोमोसोम जो है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, है ना, एक ऐसा और होगा ना, देखो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका होमोलोगस पेयर वाला मान लो यहां लिख दे, इसके वाला ऐसे लिख दे, तो ये भी डबल हुए, है ना। आप कहोगे तो पेयर में नहीं लिखे सर ने, ऐसे लिख दिए, ठीक है, डबल हो गए। अब G1 तो जब दोबारा आएगा तो क्रोमोसोम मेरे पास क्या होने चाहिए थे? क्रोमोसोम मेरे पास ऐसे ही रह गए, ये बिल्कुल सेम, कोई फर्क ही नहीं आया इनमें, ये ऐसे ही रह गए। मान लो ये आपस जुड़े हुए ना सेंट्रोमियर पे, यहां पे ऐसे ही रह गए, है ना, इस तरीके के ही रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप समझो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मेरे पास ये क्रोमोसोम बनाने में बेटा समय लगता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बनाते बनाते, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। मेरा पॉइंट ये है कि जीवन में मान लो ये 6 क्रोमोसोम है ना, आपको पता है इसका ये जैसा, ये ऐसा है, ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है, 6 क्रोमोसोम है। G2 में नंबर भी 6 है, नंबर तो चेंज नहीं हुआ, यहां भी नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर एम फेज में एपीसी काम नहीं किया तो 2 सेल नहीं बने, एक सिंगल ही सेल बना, और उस सिंगल सेल में अभी भी नंबर 6 ही है। लेकिन अगर आप जीवन के हिसाब से देखो
क्या क्रोमोसोम का में डीएनए का अमाउंट डबल नहीं हो गया है? देखो इन क्रोमोसोम क्या हो गया है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया कि नहीं, क्योंकि वो अलग नहीं हो पाए। भाई ये अलग होने चाहिए थे ना, बीच में से अलग नहीं हो पाए। तो यहां जीवन में देखो एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम है, यहां जीवन में एक क्रोमेटिड दो क्रोमोसोम है, जबकि जीवन में तो ऐसा होता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसे कहते हैं पॉलीटीनी। पॉलीटीनी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हो गए जीवन फेज में भी, जबकि जीवन में तो एक ही होते हैं। तो ये चीज कह रहे डीएनए का अमाउंट डबल हो गया किसमें, इन जीवन। इसको मैंने क्या नाम दिया, पॉलीटीनी। वट इज पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोम 20 से अलग हो गए, एक ही सेल में रह गए, स्पिंडल नहीं बना। पॉलीटीनी क्या है, एपीसी काम नहीं करा, जुड़े रह गए और एक ही सेल में रह गए, तो उसे पॉलीटीनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीटीनी। पॉलीटीनी पॉलीप्लॉइडी पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब नीट एनसीईआरटी से आता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं समझ आए चल जाएगा, पर पॉलीप्लॉइडी तो आना चाहिए, है ना। और कौन सा केमिकल पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है ये पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब आ जाओ जरा, हमारे पास टाइप ऑफ मियोसिस है, जाइगोटिक, स्पोरिक, गैमेटिक। ठीक है, मियोसिस की 3 टाइप होती है, एक होती है जाइगोटिक, एक होती है स्पोरिक, और एक होती है हमारे पास गैमेटिक। ठीक है, 3 टाइप की मियोसिस होती है। जाइगोटिक तो इसका मतलब अकर इन जाइगोट टू फॉर्म स्पोर, जाइगोट में होगी स्पोर बनाने के लिए। अकर इन डिप्लॉइड, किसी डिप्लॉइड में होगी, टू फॉर्म स्पोर, बन दोनों में स्पोर रहा है। गैमेटिक, गैमेटिक क्या होगी, अकर टू फॉर्म गैमेट। अब इन तीनों के बारे में मेरी बात सुनो, मियोसिस तो एक ही तरह की होती है जिसमें 2-4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, लेकिन कहां हो रही है और किस पर्पस से हो रही है, मतलब समझ रहे हो कि पर्पस हम लिख रहे हैं, पर्पस और रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्या रहेगा, उसको बेस बना के हमने लिखा जाइगोटिक, स्पोरिक, गैमेटिक। समझ रहे हैं, जाइगोटिक, स्पोरिक, गैमेटिक। क्लियर, ये चीज समझो ध्यान से। तो जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, और गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए कि जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है ना, जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस क्या होता है ना, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है। ठीक है, क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, और आगे बात करेंगे। सबसे पहले जाइगोटिक मियोसिस क्या है। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस क्या है, मुझे इस चीज को देखना है, मतलब समझना है जाइगोटिक मियोसिस क्या। उससे पहले मैं एक बार स्पोरिक मियोसिस समझाता हूं तो आपको समझ आएगा। देखो, ये मेरे पास प्लांट्स में होती है और फंजाई में, इन प्लांट्स एंड फंजाई इनमें होती है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं समझना ध्यान से। मैं आपको स्पोरिक मियोसिस के बारे में बताऊंगा, बहुत ध्यान से फोकस करके आप सुनेंगे। व्हाट इज स्पोरिक मियोसिस, ऐसी मियोसिस जिससे स्पोर बने। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी प्लांट में हमारे पास 2 स्टेज होती है। एक स्टेज हैप्लॉइड होती है, ये फोकस करना तो आपको समझ आ जाएगी। ये हैप्लॉइड स्टेज है, मतलब इसके सारे सेल हैप्लॉइड हैं। ये देख रहे हो, ये मान लो कोई स्टेज है, इसके सारे सेल कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड हैं। सारे सेल क्या हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड है। और कैसी है, मल्टी सेलुलर। कैसी है, मल्टी सेलुलर। ये समझ में आ रहा है, हैप्लॉइड और मल्टी सेलुलर, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे पास ये डिप्लॉइड स्टेज है, दिस इज डिप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड स्टेज कैसी है, ये भी मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब इसके सारे सेल कैसे हैं, 2n है। इसके सारे सेल कैसे हैं, 2n है। और इसके सारे सेल कैसे हैं, n है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे। इस हैप्लॉइड स्टेज ने ये गैमेट बना दिया, मान लो दिस इज कॉल्ड गैमेट। इसने ये गैमेट बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं,
ये बात याद रखना हमेशा, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो इस मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्टेज ने गैमेट बना दिया, तो इसीलिए इसका नाम हमने गैमेटोफाइट रख दिया। क्या रख दिया? गैमेटोफाइट रख दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ? इस गैमेट से जाइगोट बना। आगे क्या हुआ? इस गैमेट से जाइगोट बना। जाइगोट डिप्लॉइड है। आप देखें फिर से, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्टेज ने क्या किया? गैमेट बनाया। अगर कोई चीज खुद से हैप्लॉइड है और उसको हैप्लॉइड बनाना है, खुद हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड बनाना है, तो उसको एक डिवीजन करनी पड़ेगी, माइटोसिस, ठीक है। क्लियर? माइटोसिस करनी पड़ेगी, सही है। अच्छा, जाइगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो N से 2N बना सकता है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि मुझे किसी ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ, ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ जो N से 2N बनाएगा, प्रोसेस बताओ जो N से 2N बना दे। ऐसा कोई प्रोसेस बताओ जो N से 2N बना दे, तो आप कहोगे फर्टिलाइजेशन। और अगर आपसे कोई कहे कि 2N से N बना दो, तो उसे आप कहोगे मियोसिस। क्लियर है? देख रहे हो, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको। दूसरा, आपके पास मान लो एक सेल है, ये इसे आप स्पोर कहते हो, ये हैप्लॉइड है, और इसी सेल को आप गैमेट कहते हो, वो भी हैप्लॉइड है। तो फर्क कहां है दोनों में? स्पोर वो होता है जिसकी माइटोसिस होती है। माइटोसिस होके मैं क्या बनाता हूं? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता हूं जो हैप्लॉइड है, एन मल्टी सेलुलर। और गैमेट वो होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन से मैं क्या बनाता हूं? जाइगोट बनाता हूं। तो आपको समझ आना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड गैमेट। दोनों हैप्लॉइड है, पर फर्क यह है कि स्पोर की माइटोसिस से आप मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हो और गैमेट की फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हो। यह डिफरेंस होता है, पर होते दोनों हैप्लॉइड है, ठीक है। तो आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा, एक बार कहानी देखते हैं इसकी। देखो, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड, इसने माइटोसिस से गैमेट बनाया, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। अब जाइगोट की माइटोसिस करी, आप समझे ध्यान से, जाइगोट की माइटोसिस करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई माइटोसिस से चीज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कैसे बनती है, ये भी कंफ्यूजन रहती है, और ये गलत नहीं है बेटा, होनी चाहिए। देखो, कंफ्यूजन्स रहेंगी, कुछ हम बताएंगे ना आपको मैं एक चीज बताता हूं। रिसेंट टाइम में जब मैं लास्ट ईयर से यकीन बैच पढ़ाता रहा, तो मैं बच्चों से काफी बात भी करता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, टेलीग्राम चैनल हो गए, मतलब कई तरीके से, जहां भी जैसे भी डिस्कशन होता था, तो बातें करके हमें बहुत बड़े डाउट्स पता चलते हैं। ये भी डाउट हो सकता है क्या? क्योंकि एज अ टीचर मुझे तो डाउट नहीं है उस चीज में, लेकिन मुझे कई बार पता नहीं चलता कि बच्चे को क्या, जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या पूछ देंगे पता नहीं, उन्हें क्या चीज नहीं बताई, हमें भी तो नहीं पता। तो इंटरेक्शन से मुझे काफी कुछ पता है। तो कई बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है, या इसको गलत वे में नहीं ले भाई, आपको मैं क्या नाम है डाउनग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं जस्ट कह रहा हूं डाउट पूछना चाहिए, है ना? ठीक है, तो चलिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। देखो, मान लो ये सेल है, दिस इज डिप्लॉइड सेल। अगर आप डिप्लॉइड सेल की माइटोसिस करते हैं, तो आप दो डिप्लॉइड सेल बना सकते हैं, जो अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप माइटोसिस करें तो जो सेल्स बने वो आपस में जुड़े रह जाएं, फिर वो और डिवाइड करके जुड़े रह जाएं ऐसे, तब वो मल्टी सेलुलर बनता है। तो कोई चीज यूनिसेलुलर तब बनती है कि जब वो डिवाइड करे और आपस में सेल्स अलग अलग हो जाए। मल्टी सेलुलर ऐसे रहेगा, जुड़े रह जाएंगे। सेम चीज आप हैप्लॉइड के साथ कर सकते हो। अगर हैप्लॉइड की माइटोसिस करो तो पॉसिबल है कि दो सेल बन जाएं, अलग अलग हो जाएं, और माइटोसिस करके आप क्या कर सकते हो? आपस में जुड़ी हुई स्टेज भी बना सकते हो, वो जुड़े रह जाएंगे, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा आप, कि डिप्लॉइड की माइटोसिस से दो सेल बना सकते हो जो अलग हो जाएं, और वो जुड़े रहने वाले भी बन सकते हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी ले लेते हैं बेटा। देखो, ये हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, देखो जाइगोट सिंगल सेल था, माइटोसिस से आपने मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बनाया, मतलब डिवीजन से खूब सारे सेल बने जो जुड़े रह गए। अब आपने इनमें से कुछ सेल्स में मियोसिस करी, सब में नहीं,
कुछ सेल्स में मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल बना दिए, मियोसिस करी तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ये हैप्लॉइड सेल बन गए। अब इन हैप्लॉइड सेल 4 बने हैं। यहां तो हैप्लॉइड सेल का नाम गैमेट था, इनका नाम स्पोर है। मैंने आपको पढ़ाया गैमेट किसे जाइगोट बनता है, स्पोर की माइटोसिस कर सकते हो तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे आप गैमेटोफाइट कह रहे हो। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो स्पोर बना ये मियोसिस से बना है। किसकी मियोसिस से? इससे। तो मियोसिस से जो स्ट्रक्चर स्पोर बनाता है उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। माइटोसिस से जो स्ट्रक्चर गैमेट बनाता है उसे गैमेटोफाइट कहते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है क्योंकि वो मियोसिस से स्पोर बनाता है। अब इस तरह की मियोसिस जिसमें एक डिप्लॉइड स्टेज जो कि स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाए, गैमेट नहीं बनाए, स्पोर बनाए, क्योंकि स्पोर की माइटोसिस होनी है। देखो ये डिप्लॉइड स्टेज है, इसने हैप्लॉइड स्टेज बनाई, इसकी अगर फर्टिलाइजेशन होती तो फिर ये गैमेटिक मियोसिस होती। फर्क समझ आ रहा है? देखो व्हाई इट इज स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस क्या होती है कि एक डिप्लॉइड स्टेज जिसकी मियोसिस से स्पोर बने, जिसकी आगे माइटोसिस होती है। तो व्हाट इज स्पोरिक मियोसिस, हमने यहां लिखा है इस बात को। स्पोरिक मियोसिस अकर इन डिप्लॉइड फॉर्म, ठीक है, स्पोर डिप्लॉइड फॉर्म टू डेवलप स्पोर, टू डेवलप स्पोर। और स्पोर का क्या होगा आप देख लो, स्पोर अंडरगो माइटोसिस, अंडरगो माइटोसिस, वो क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। नाउ व्हाट इज गैमेटिक मियोसिस, ध्यान से सुनो, व्हाट इज गैमेटिक। गैमेटिक क्या होता है? गैमेटिक में ये होगा बेटा, गैमेटिक में ये होगा, जैसे मान लो ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन में पूरे सारे सेल्स, ऑल सेल्स 2n है, सारे सेल्स 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, है ना। हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन एक स्पेशल लोकेशन होती है, मैं बना रहा हूं यहां पर, मैं कह रहा हूं मान लो सेक्स ऑर्गन एक लोकेशन होती है जहां मियोसिस होती है, वो एक लोकेशन होती है जहां पर क्या होती है बेटा, अपने दिमाग में रखना है, मियोसिस होती है। एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है जिसे कहते हैं मियोसिस होती है। मियोसिस होके मेरे पास ये हैप्लॉइड सेल बने। अब ये हैप्लॉइड सेल जो है इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड सेल गैमेट हुए ना। तो ऐसी मियोसिस जो सेक्स ऑर्गन में होकर गैमेट बनाए, क्योंकि हैप्लॉइड सेल को स्पोर बोलोगे तो माइटोसिस करता, पर ये क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो ऐसी मियोसिस जिससे हैप्लॉइड स्टेज बनी वो गैमेट है, उसे कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस क्या होता है? अकर इन डिप्लॉइड एंड ऑन मियोसिस फॉर्म गैमेट, ठीक है, फॉर्म गैमेट। आप समझ रहे हैं? आप ये चीज समझिए ध्यान से। अकर इन डिप्लॉइड सेल, ये किस में होता है? डिप्लॉइड में होता है। एंड ऑन मियोसिस फॉर्म करता है गैमेट, ऑन मियोसिस फॉर्म करता है गैमेट को। मियोसिस पर वो फॉर्म करता है क्या चीज? गैमेट। तो मियोसिस हुई, मेरे पास गैमेट बने जो कि हैप्लॉइड सेल है, और फर्टिलाइजेशन से मेरे पास जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या बना? जाइगोट बना। क्लियर है? जाइगोट बना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। तो अकर इन डिप्लॉइड एंड ऑन मियोसिस फॉर्म गैमेट, जिसको हम मतलब क्या है, आप ध्यान से समझे बेटा। ये किसमें हुई है? अकर इन डिप्लॉइड एंड ऑन मियोसिस फॉर्म गैमेट। क्लियर? लोकेशन मेरे पास सेक्स ऑर्गन है, लोकेशन मेरे पास क्या है? सेक्स ऑर्गन है, और मियोसिस हो रही है, और उसने गैमेट बनाया, और फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया है? गैमेटिक मियोसिस बोल दिया है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो गई है? गैमेटिक मियोसिस हो गई है, गैमेटिक मियोसिस हो गई है। और आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, अकर इन डिप्लॉइड एंड ऑन मियोसिस फॉर्म गैमेट, है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ी स्पोरिक मियोसिस, ऐसी मियोसिस जो स्पोर बनाए।
बनता ये भी, स्पोर भी हैप्लॉइड है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, पर गैमेट की फर्टिलाइजेशन होगी ये चीज। अब जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है इसी में देख लो, आ जाएगा समझते को। मैं क्या करूं, अगर ये एल्गी में होता है ऐसा, एल्गी में जाइगोट की मियोसिस हो जाती है। एल्गी में क्या होता है, इन एल्गी और इवन फंजाई में, एंड फंजाई, जाइगोट की मियोसिस हो जाती है। जाइगोट की मियोसिस से बन ये भी स्पोर ही रहा है, तो इसको स्पोरिक क्यों नहीं कह रहे भाई, ये है तो स्पोरिक मियोसिस ही, पर ये जाइगोट में हो गई, इसमें नहीं हुई। इसका मतलब अगर जाइगोट की मियोसिस होके स्पोर बन जाए तो उसे जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे, और इससे स्पोर बने तो स्पोरिक मियोसिस। दिस मींस जाइगोटिक मियोसिस स्पोरिक मियोसिस का टाइप है बेटा। जाइगोटिक मियोसिस स्पोरिक मियोसिस का टाइप है, आप ध्यान रखना इसे। तो ये चीज हो गई मेरे पास, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको, कि जो जाइगोटिक मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस है वो ये है, आप इस चीज को ध्यान रखें। दिस इज स्पोरिक एंड दिस वन इज जाइगोटिक, बन दोनों में स्पोर रहा है, ठीक है। और गैमेटिक में क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, टीलोमरेज क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। आप जब क्रोमोसोम ड्रॉ करते हो, ये क्रोमोसोम ड्रॉ करते हो ऐसे, उस पे ये जो रीजन है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, और इस रीजन को टीलोमियर कहते हैं, ठीक है, टीलोमियर कहते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये सेल है, ये सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाए, फिर 4 सेल बने, ऐसे डिवीजन हो रही है, जिसे मैं माइटोसिस कह रहा हूं। अब समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पर एक लिमिट बना रहा हूं, यहां पर एक लिमिट बना रहा हूं, मैं नाम नहीं लिखना चाह रहा, सॉरी, यहां पर मैं एक लिमिट बना रहा हूं। इस लिमिट को चलो लिख देते हैं, इसे हेफ्लिक लिमिट कहते हैं, हेफ्लिक लिमिट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर इसका एक क्वेश्चन कैसा आया था वो समझना, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो है उसको रिलेट करके बता रहे हैं। देखो, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब सेल डिवाइड करता है, हर डिवीजन के साथ डीएनए जो टीलोमियर होते हैं उसका थोड़ा सा एंड कम होता चला जाता है। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि विद ईच डिवीजन मेरे पास क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ टीलोमर क्या होता है, एंड होता है, टीलोमर डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीज कब तक होता है, ये डिक्रीज कब तक होता है बेटा, मान लो ये डिक्रीज हो गया, दिस इज डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया, यहां तक ये डिक्रीज हो चुका है बेटा, यहां तक डिक्रीज हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं ये डिक्रीज कब तक होता है, जैसे मान लो ये लिमिट है, ये हेफिलिक लिमिट थी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर डिवीजन के साथ कम होता चला जाता है। आप देखो, मेरा पॉइंट ये है कि अब इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया, ऐसे कम होता चला जाता है। और कब तक कम होता है, हेफिलिक लिमिट तक। मतलब मान लो एक सेल है, डिवाइड कर रहा है, थोड़ा टीलोमियर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, ऐसे हर डिवीजन पे कम होता है। और जब 30, 40, 50 डिवीजन हो जाती है और ये इस लाइन तक पहुंच जाता है जिसे हेफिलिक लिमिट कहते हैं, अब सेल नहीं डिवाइड करता। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, समझ आया मैंने क्या बोला। तो मैंने ये बोला कि वंस टीलोमर आफ्टर मैनी डिवीजन, मान लो आफ्टर 30, 40 डिवीजन्स, वंस टीलोमर रीच अप टू हेफिलिक लिमिट तक पहुंच गया। वंस टीलोमियर रीच अप टू हेफिलिक लिमिट, टीलोमियर हमारे पास हेफिलिक लिमिट तक अगर पहुंच गया है, टीलोमियर हमारे पास अगर हेफिलिक लिमिट तक पहुंच गया है तो क्या होगा बताओ जल्दी से, तो क्या होगा बेटा, अगर वो हेफिलिक लिमिट तक पहुंच गया है तो फाइनली मेरे पास क्या होगा, इसको समझेंगे। हेफिलिक लिमिट तक पहुंचने के बाद क्या होगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, डिवीजन रुक जाएगी। तो मतलब क्या बताया मैंने, क्रोमोसोम्स पर एंड होते हैं जिन्हें टीलोमियर कहते हैं, हर डिवीजन के साथ कम होता जाता है। देखो बेटा, ये टॉपिक क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक होते हैं, अचानक से आते हैं
इनके बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझना होता है इन्हें। क्रोमोसोम पे एंड को टेलोमियर कहते हैं। हर डिवीजन के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता है, एक लिमिट तक पहुंचता है जिसे हेफलिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? हमारे पास क्या होता है कि जैसी वो लिमिट पहुंचती है सेल डिवाइड करना बंद कर देता है। मेरे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम टीलोमरेज है, वो एंजाइम इस एंड को वापसी बनाता है। तो टीलोमरेज क्या करता है? टीलोमरेज एंजाइम कैन सिंथेसाइज टीलोमियर अगेन। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, हमने एक रिसर्च का इशू ये है कि नॉर्मल सेल में ये थोड़ा बहुत बनाता रहता है, सेल कुछ दिन और डिवाइड कर जाता है, 40 की जगह 60 टाइम कर लेगा, ये करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कैंसर सेल में जिसको जो ज्यादा डिवाइड करता है और ये एंजाइम उस लिमिट को पहुंचने नहीं देगा, मतलब अगर ये ज्यादा एक्टिव हो गया, तो मुझे ये बताओ कैंसर सेल में टेलोमरेज की एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? समझ लो इस बात को। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि इन कैंसर सेल एक्टिविटी ऑफ टेलोमरेज इज हाई। कैसी होगी? हाई होगी। क्लियर? कैसी होगी? हाई होगी। और ये एंजाइम एक्चुअल में आपको बेटा ये आगे पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। तो अभी तो सिर्फ याद कर लो, सिर्फ कितना याद करना है आपने? यहां पे टीलोमरेज एंजाइम वो है जो टीलोमेयर को बना सकता है, इसका मतलब सेल को और डिवाइड करवा सकता है। तो मेरे पास क्या है? इन केस ऑफ कैंसर सेल टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। टीलोमरेज क्या होगी? इज हाई, एक्टिविटी इज हाई। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, क्लियर है? यहां तक आना चाहिए। चलो एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। मैंने कुछ चीजें आपको बता दी बेटा। आप में से कुछ बच्चों को उसमें डाउट था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले में कि कैसे उससे वेरिएशन आती है, वो आप लाइव डाउट सेशन में मैं आपको समझाऊंगा वो। और आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे अपने नोट कर लेना। कल असाइनमेंट्स हम मिलेंगे आपको डीपीपी की फॉर्म में, कल भी मिलेंगे, कुछ आज भी मिलेंगे। आपने वो बनाने हैं अभी सेल चैप्टर के, और जो भी असाइनमेंट आपको मिलते रहेंगे वो बनाते रहेंगे आप। ठीक है बेटा? क्लियर है? और टेस्ट आपके चलते रहेंगे, टेस्ट से नहीं घबराना हमने, है ना? आ जाओ एनसीईआरटी में देखते। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है जरा देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी कहती है सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जाइगोट की बात करी थी उसने। उसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। ठीक है, तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब कैसे होना चाहिए? कोऑर्डिनेटेड वे में, एक तरीके का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, टू एंश्योर, क्या पक्का करना है? टू एंश्योर, क्या पक्का करना बेटा? टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन, ताकि सही डिवीजन हो सेल की और सही डीएनए दोनों में जाए। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल साइकिल बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ऑल दो सेल ग्रोथ तो सारे फेजेस में चलती रहती है, पर डीएनए सिंथेसिस कहां होती है? सिर्फ किस में होती है? एस फेज में। ये स्पेसिफिक लिख रहा है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई। जो डीएनए डबल हुआ है उसको किसको बांट देते हैं? डॉटर सेल्स को या न्यूक्लियस को दे देते हैं। और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता ही है। इसलिए हम कहते हैं अगर जेनेटिक कंट्रोल लॉस हुआ तो प्रॉब्लम होती है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन कल्चर। ह्यूमन सेल जो कल्चर में है उसको हम दिखाते हैं। दी सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। ये सेल डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली इन 24 आवर। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देख रहे हो, ह्यूमन का 24 घंटे दिया था, ईस्ट का कितना बताया हमने? 90 मिनट बताया था। ठीक है, सेल साइकिल के दो फेज हैं, इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 आता है, और एम फेज है। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होती है। इंटरफेज में क्या होता है बेटा? ध्यान दो, इंटरफेज में क्या होता है आप देख लो। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। इसमें G1, S, G2 आता है। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द
इन 24 एवरेज अगर ड्यूरेशन लेते हैं तो उसमें 95% मेरे पास क्या है, आपका इंटरफेज का टाइम है 95%। ठीक है, मेटाफेज सिर्फ 5% के आसपास, सॉरी एम फेज 5% होता है। ये बना हुआ है G1 फेज है ना, S है, G2 है और ये एम फेज है। ठीक है, आगे देखो क्लियर। एम फेज कहां से स्टार्ट होता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन से, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज होता है। ठीक है, और उसमें क्रोमोसोम को सेपरेट कर लेते हैं, डॉटर क्रोमोसोम एक तरीके से हो गए, मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड डबल हुए थे उन्हें डॉटर क्रोमोसोम कह सकते हैं, उनको अलग करते हैं। एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, खत्म होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ। इंटरफेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया। G1 फेज कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड, देखो जरा, G1 फेज कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ड्यूरिंग G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. ठीक है, replicate its DNA, है ना। ठीक है, as for synthesis phase marks the period during which DNA synthesis और replication take place। तो S phase क्या है, वो फेज है जिसमें DNA replication होती है, जिसमें क्या होती है, DNA replication होती है। During this time the amount of DNA get double, ये वो टाइम है जब amount of DNA क्या होता है, डबल होता है। If the initial amount of DNA is 2C, that it increase to 4C। आप समझ रहे हैं, that it increase to 4C। आप समझो, ध्यान से समझो। तो आपको मतलब ये चीज समझ में आना चाहिए कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C, ठीक है, तो मैं इनिशियल मान लो मैं 2C को क्या कर रहा हूं, 4C बना रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि 2C से पहले 4C फिर हाफ करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास क्रोमोसोम की संख्या डबल, मैंने बार बार आपको कराया कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, उसका नंबर चेंज नहीं होता। अब देख लो, ठीक है। इन द एनिमल सेल एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल डबल होता है। ये कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यहां पर वो लाइनें हैं जो आपके काम की है बहुत ज्यादा। देखो क्या है, देखो सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। किन में डिवीजन नहीं होती, हार्ट सेल हो गए और न्यूरॉन्स। कुछ कभी कभी डिवाइड करते हैं जब जरूरत पड़ेगी या इंजरी हो जाएगी। दी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एस, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते, G1 फेज से बाहर आ जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में। मतलब G1 फेज से बाहर आने का मतलब ऐसा नहीं कूद के बाहर आ जाना, G1 फेज से बाहर आने का मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। सेल इन दिस स्टेज इज लिविंग है ना, मेटाबोलिकली एक्टिव है, पर प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रो नहीं करना, जब तक कहा ना जाए। ठीक है, एनिमल सेल में माइटोटिक डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉइड। यही तो मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि एनिमल सेल में सिर्फ डिप्लॉइड में माइटोसिस होती है, गैमेट में माइटोसिस नहीं होती। देयर आर एक्सेप्शन। कहां पर, हनीबी में क्या एक्सेप्शन है, याद करो, ड्रोन पढ़ाया था, पार्थेनोजेनेसिस। अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। याद करो, हैप्लॉइड में कोई स्टेज बता सकते हो जो माइटोसिस शो करता है, स्पोर। डिप्लॉइड में आपको पता ही है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन, ये प्लांट किंगडम की बात कर रहा है यहाँ चैप्टर 3 में। वहां से हमने अभी आपको बताया ना, हैप्लॉइड में जाइगोट की माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बताया, तो डिप्लॉइड में भी होती है। हैप्लॉइड में बताया ना स्पोर की माइटोसिस होती है, इसलिए बताया था बेटा वो। ठीक है, आगे आओ। अब प्रोफेज है तुम्हारे पास, फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, इसमें डीएनए इंटरवाइन था, उलझा हुआ था, डीएनए खुलेगा, अनटेंगल होगा, उसके बाद चलेगा प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम, देखो प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होगा, वो उसमें 2 सेंट्रोमियर दिख जाते हैं पर क्लियरली विजिबल मेटाफेज में होता है। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में जो डबल हुए थे ना, अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, उसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल आ जाता है, एस्टर। ठीक है, और इन्हें कई बार माइटोटिक अपरेटस कहते हैं ना। व्हाट इज माइटोटिक अपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर और स्पिंडल फाइबर, उसे माइटोटिक अपरेटस कह रहे हैं। ठीक है, सेल्स एंड में क्या होगा, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं दिखेंगे, लास्ट में न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगी।
मेटाफेज में क्या होता है बेटा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप से मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज। एक सेकेंड देंगे। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। थोड़ा सा बड़ा कर दे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं एक्चुअल में। दिखना जरूरी है ना बेटा, मैं बता रहा हूं, दिखे ही ना तो फायदा क्या हुआ आपको, टाइम पास हो गया एक तरीके का। दिखना चाहिए ना। एक सेकेंड। एक सेकेंड बस। चलो बेटा, दिखेगा नहीं तो जो बताएंगे उसका क्या फायदा हुआ ना। एक सेकेंड इसलिए लिया बस आपसे। देखो, ये पढ़ रहे थे हम, मेटाफेज पढ़ रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियर एनवलप टूट जाती है मेटाफेज में, ठीक है, क्लियर। और क्रोमोसोम क्या होते हैं मेरे पास, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ये करा था हमने। और क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बेस्ट स्टेज है, नंबर भी काउंट कर सकते हो। मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2, और किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है, क्लियर। हाँ, किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से, यहां लिखा हुआ, ठीक है। और एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर आता है सरफेस पे जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से वो साइट है जहां पर क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। मूव इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, और वहां से हम सेंटर पे लाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाएंगे, है ना, और काइनेटोकोर से जुड़ा होगा, कैसे कि क्रोमोसोमल फाइबर जो पोल पे जुड़ा, मतलब एक धागा ऑपोजिट पोल पे, एक इस पे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। एक इस पोल पे धागे से जुड़ा है, दूसरा उस पोल पे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच है, काइनेटोकोर पे अटैच है, किसके, क्रोमोसोम के, ठीक है। क्रोमोसोम मूव करता है स्पिंडल ऑफ इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल। क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम उसके सेंटर में आ जाएगा, ये मेटाफेज था। आओ यहां देखो, एनाफेज पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड साथ में अलग हो जाएंगे, बीच में से अलग हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, किसके, फ्यूचर न्यूक्लियाई के, क्लियर है, किसके, फ्यूचर न्यूक्लियाई के डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, है ना, हर एक क्रोमोसोम ऐसे मूव करेगा, मैंने कराया वही आपको कि जब ये मूव करेंगे ऐसे तो आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड या पीछे रह जाएंगे। देखो मैं यहां से खींच रहा हूं, आर्म्स पीछे रह जाएंगी, तो यही चीज कह रहे हैं, ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ये पोल की तरफ डायरेक्ट है, ठीक है, और आर्म्स जो होंगी वो पीछे की तरफ, मतलब आर्म्स नीचे, ये ऊपर की तरफ। ये देखो, ये पोल है ना, यहां पर ये पोल की तरफ डायरेक्ट है, कौन है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डायरेक्ट टुवर्ड्स पोल, उस तरफ है। और एनाफेज को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, सेंट्रोमियर टूट गया और ये अपोजिट पोल पे जा रहे हो। फाइनल स्टेज क्या है, टीलोफेज, ठीक है, पोल पर पहुंच गया और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर चुका है, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह नहीं दिखेंगे, सही है, क्लियर है, सही है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। यहां पर उन्होंने एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह से आइडेंटिटी लॉस कर ली, क्लियर है।
न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म। न्यूक्लियोलस गोल्जी और ईआर मेरे पास फिर से बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। हाँ, और आगे चलो बेटा, आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? एक सेकेंड देना बेटा। एक सेकेंड। थोड़ा सा इसमें एक सेकेंड बेटा, बस चलो देख लेते हैं इसी पे। देखो क्या है हमारे पास, यहां से देखो बेटा, माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेटेड ऑफ डुप्ली, मतलब माइटोसिस में ना सिर्फ क्या हुआ है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अलग हो गए हैं डॉटर न्यूक्लियाई में, बट सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मुझे साइटोकाइनेसिस करनी। एनिमल सेल में क्या होगी, फरो आती है, फरो समझ में आता है ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फरो डीप हो जाती है, डीप याद है, फरो आती है और गहरी हो जाती है, और गहरी मतलब ऐसे इधर, ठीक है, और मिल जाती है, दो सेल अलग हो जाते हैं। प्लांट सेल में मेरे पास इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, ऐसी सेल वॉल है जो मतलब इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, वो है। तो मेरे पास क्या करेंगे प्लांट सेल में बेटा हम लोग, देखो इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, एक सेकेंड दे, चलो इसी पे देखते हैं कहां गया। हाँ, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, सेंटर में सेल प्लेट आती है जो लेटरल वॉल से, देखो इसने क्या बोला है, कहा है कि सेंट्रल में सेल प्लेट आती है, ये लेटरल वॉल है, दिस इज लेटरल वॉल, इस लेटरल वॉल पर जाकर मिलती है, ठीक है, और सेल प्लेट जो है वो मिडल लेमला का बना हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, है ना, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब हमारे पास क्या हो रही है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रही है, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वो दो इसमें डिवाइड हो जाती है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नहीं फॉलो करता साइटोकाइनेसिस को, कंडीशन अराइज, है ना, उसे हम सिंसाइटियम कहते हैं, क्लियर, सिंसाइटियम, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने बेटा माइटोस, सिंसाइटियम क्या होता है, मान लो साइटोकाइनेसिस ना हो, कैरियोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे, सेल प्लेट कैसे आएगा, सेंटर में साइड में बना था। सिग्निफिकेंस क्या क्या बताई थी, कहां कहां होगा, देखो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, डिप्लॉयड सेल में होती है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट में या सोशल इंसेक्ट में, लोअर प्लांट मतलब जैसे कि एल्गी वगैरह में, और सोशल इंसेक्ट मतलब हनी बी में, माइटोसिस से हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करता है ना, दिखा हुआ ना, हैप्लॉइड भी डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत जरूरी है डिवीजन, क्योंकि ग्रोथ कराती है, तो देख लो जरा ध्यान से, माइटोसिस से जो सेल बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, है ना, जीन्स वाइज सेम होते हैं, ग्रोथ कराने के लिए चाहिए, और एक तरीके से रेशियो जो है ना, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो, वो बताया था, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को वापसी लाने के लिए, रिपेयर के लिए चाहिए, है ना, रिपेयर। और जैसे मान लो हमारी एपिडर्मिस हो गई, गट की लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग और ब्लड सेल्स, इनको डिवाइड कराते हैं, और कैम्बियम वगैरह में प्लांट में, तो मैंने लोकेशन बताई थी, कैम्बियम, स्किन सेल, है ना, ब्लड सेल्स और गट की लाइनिंग वहां हो सकता है, और कहां हो जाएगा, और मेरे पास कैम्बियम में बताया था प्लांट में, हैप्लॉइड में हो सकता है, सोशल इंसेक्ट बोला था, सोशल इंसेक्ट मतलब हनी बी में जो एग होता है उसकी माइटोसिस करके पार्थेनोजेनेसिस से बनाते थे। अब आओ आगे, मियोसिस, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड, देखो गैमेट्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल बना देते हैं जिसका नाम जाइगोट है, ठीक है, क्लियर। दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ठीक है, क्लियर। दिस काइंड ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड मियोसिस। देखो हमने क्या लिखा है, हमने गैमेट बनाया, ठीक है, क्लियर, ईच विद द कंप्लीट हैप्लॉइड ऑफ क्रोमोसोम, है ना, उसमें हैप्लॉइड सेट होता है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल की मियोसिस से, याद करो स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, उससे बनते हैं। ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल जो होते हैं हमारे पास, वो रिड्यूस कर देते हैं क्रोमोसोम की संख्या को हाफ, रिड्यूस कर देते हैं क्रोमोसोम की संख्या को। देखो मैं यहां पर जाइगोट भी बोल रहा हूं, जैसे गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाओगे, गैमेट बनाए कैसे आपने, एक स्पेशल सेल जैसे स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, ठीक है, हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, उसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या इंश्योर करता है, मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उनमें हैप्लॉइड फेज बनाता है। की फीचर आपको ये है, देखो मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है और एक सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन होती है, हमने बता दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। और मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम, ये कह रहा है एस फेज के बाद होती है मियोसिस। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग, पेयरिंग कब होगी याद करो, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन होता है, ये चीज होती है, आपको बताया था वेरिएशन के लिए करते हैं ये। इसके बाद देखो हम बात करेंगे मियोसिस की 2 स्टेजेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। प्रोफेज 1 मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, 1 2 मेटाफेज, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब आ जाओ मियोसिस 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोसिस सबसे बड़ी होती है प्रोफेज 1, काफी 5 फेजेस है उसमें, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, सारी फेजेस में ही बड़ी होती है। लैप्टोटीन में क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है, कॉम्पैक्शन होगी और लगातार चलती रहेगी, थ्रू आउट लैप्टोटीन चलती रहेगी। इसमें क्या होगा, 7 आएंगे जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, याद करो क्रोमोसोम 7 आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड, 7 आने के बाद उन्हें होमोलोगस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि क्रोमोसोम में साइनेप्सिस हुई है, ठीक है, क्लियर। और किस केमिकल की वजह से साइन, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लैप्टोटीन और जाइगोटीन दिख तो जाता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, लेकिन आपने उनके बीच में अगर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखना है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है, क्लियर है बात, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाई पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। हाउएवर these are more clearly visible at next stage, ये ज्यादा क्लियरली विजिबल हैं किस पे, नेक्स्ट स्टेज पे। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। पहली 2 स्टेज शॉर्ट लिव्ड है कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. Clear? During this stage 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad, है ना। वो क्रोमोसोम कैसे अपीयर होंगे, टेट्राड। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule, the site at which crossing over occur between non-sister chromosomes। देख रहे हैं इसमें मैंने पैकेटीन में क्या बोला था कि वो ऐसे क्रॉस बनाएगा, उससे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। और आप एक चीज समझो, पहली 2 शॉर्ट लिव्ड है, ये लॉन्ग लिव्ड है, क्रॉसिंग ओवर होगी उसके लिए एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेस। देखो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो एंजाइम से होगी जिसका नाम क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेस, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, किसके बीच में, कंप्लीटेड बाय द पैकेटीन तक क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ उसमें क्या होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है और वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। वो एक जगह अटैच रहते हैं जहां पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कैइजमेटा, और ये ऊ साइट में ज्यादा टाइम तक रहता है। ये आ गया हो, देखो फाइनल स्टेज क्या है, डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय ये चीज, ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, टर्मिनाइजेशन ऑफ कैइजमेटा कम होती है। ड्यूरिंग दिस फेज आर द
फुली कंडेंस। मैंने कहा था ना माइटोसिस में मेटाफेज में होता है, यहां फुली कंडेंस है। एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, आप ध्यान से देख लें बेटा, आपको क्या बोला, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस क्या है, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब डाइकाइनेसिस से मेटाफेज में हम जा रहे हैं। ये बाकी के बच्चे काम यहां हो गए थे। मेटाफेज में कहां लगेगा बेटा, बाइवेलेंट लगेगा। बाइवेलेंट मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम लगता है ना। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल उस पे अपोजिट पोल से आते हैं, पेयर से। देख रहे हो दो पेयर में आ रहे, आप देखो ये बाइवेलेंट है, देख रहे हो पेयर है ना अभी भी, एक यहां जुड़ा हुआ, एक यहां, एक यहां, एक यहां। क्लियर, और देख रहे हो यहां 4 में से 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे एनाफेज 1 में। तो क्रोमोसोम पेयर है, तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। टेलोफेज 1 में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापसी बेटा बनेंगे डायड ऑफ सेल। जैसे टेट्राड इसको बोल रहे थे, इसको टेट्राड बोल रहे थे, तो डायड ऑफ सेल का मतलब इसमें से एक एक क्रोमोसोम रह गया ना। मान लो मेरे पास 46 क्रोमोसोम थे, तो डायड ऑफ सेल में कितने आ जाएंगे, 23। ठीक है, और ये पूरी तरीके से कई बार नहीं खुलते, खुले हुए नहीं आते। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज बनाता है। इसमें बेटा एस फेज नहीं होता इंटरकाइनेसिस में, ये कराया था आपको। मियोसिस 2 क्या है, तुरंत होगी उसके। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 किससे रिजेंबल करती है, माइटोसिस से। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, वो सारी चीजें जो हम करते हैं। इसमें क्या होगा, अलाइन होगा इक्वेटर पे, ऐसे इस तरीके से इस पे स्पिंडल फाइबर जोड़ेंगे, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ा है, होमोलोगस पेयर से नहीं। पेयर वाला तो अलग हो चुका है एनाफेज 1 में। इट बिगन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। क्वेश्चन आया था कि अगर सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं तो कौन सा फेज है, एनाफेज 2 है, एनाफेज 1 है। अलाउिंग देम टू मूव टू द अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमैटिड अब अपोजिट पोल में ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लो, तो आप देख सकते हो यहां पर हम सिस्टर क्रोमैटिड अलग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये अलग होंगे अब, है ना। ये 2 सेल बने थे मियोसिस 1 के बाद, एक ये है, प्रोफेज 2 कर रहे हैं, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज। तो 2 इससे बन गए, 2 इससे बन गए। भाई 2 सेल बने थे मियोसिस 1 के बाद, तो उनमें से आप इनको बीच में से अलग कर रहे हो, देख रहे हो सिस्टर क्रोमैटिड को। ठीक है, ये चीज कर रहे हो आप। क्लियर, तो मियोसिस एंड विद द टेलोफेज 2, और इसमें वापसी आ जाएंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह। क्लियर, अब अगर सिग्निफिकेंस आपसे कोई कहे मियोसिस की, तो मियोसिस क्या है बेटा, कंजर्वेशन करती है स्पेसिफिक नंबर कंजर्व करती है। ठीक है, क्लियर, और ये सभी ऑर्गेनिज्म में होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इवन दो द प्रोसेस पर से रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। इवन दो अगर नंबर हाफ हो रहा है तो भी ये क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे कर रहा है, 2n का n कर रहा है, पर नंबर को कंजर्व कैसे कर रहा है। मान लो किसी में 46 क्रोमोसोम है, 2n से n कर दिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में डबल होने ही है ना। जब डबल होनी ही है तो हाफ करना पड़ेगा मुझे, तो वो कर रहा है। अब ये कह रहा है इवन दो द प्रोसेस पर से, पैराडॉक्स ले, ऐसा लगता है पैराडॉक्स होता है मतलब विडंबना, अजीब बात है कि वो कर तो नंबर हाफ रहा है पर स्पीशीज के अंदर नंबर बनाए रख रहा है, क्योंकि अगर वो नंबर हाफ नहीं करेगा तो नंबर डबल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है एनसीईआरटी से। बेटा ये मैंने लगभग एनसीईआरटी तो सारी कवर करी थी, मेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको कराए। इसका टेस्ट होगा आपका फ्राइडे के आसपास हो सकता है, तो थर्सडे को आपको इसका एक वो मिल जाएगा लेक्चर, जिसमें आप डाउट पूछेंगे मेरे से। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको मैंने एक वर्कशीट दी है, उसमें क्वेश्चंस है। इनकेस अगर आपको लग रहा है 1-2 आंसर्स गलत है, मैं एक बार उसको क्रॉस चेक करके दोबारा अपलोड करवा देता हूं, अगर आंसर्स की कोई मिस्टेक लग रही है आपको। ठीक है, वो वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं उसके। अब मैं आपको उसका कुछ अभ्यास और उसका सक्षम के असाइनमेंट दे देता हूं सेल साइकिल के, बाकियों के भी मैं सक्षम के असाइनमेंट आपके अरेंज कर देता हूं, उनको भी दे लो आप। मंथन के लिए भी रुक जाना, मंथन कैसा करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल असाइनमेंट रहता है तो उसको रुक के देंगे ताकि आप रिवीजन कर सको। तो सक्षम और अभ्यास मैं पूरे कर देता हूं आपके, साथ में आपके हैंड रिटन नोट्स जिसके दे सकते हैं। जैसे इसका है तो मेरे पास हैंड रिटन, पर मैं खुद लिखना चाह रहा हूं अपने हाथ से। ठीक है, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट लिख रहा हूं,
यकीन 2.0 वालों के लिए। तो ट्रांसपोर्ट आप भी ले लेना, आप भी उसमें से देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपने छोड़ा क्या नहीं करा। तो जैसे जैसे होगा बेटा आपको ऐड ऑन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम मेरे पास जब ये बैच आएगा तो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में पहले से रखूंगा, और मैंने सेल लिखा हुआ अगला चैप्टर पर, मैं सेल नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ये पढ़ा है। मैं पहले प्लांट किंगडम कराऊंगा आपको, और वो वाले जो कोर चैप्टर है प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जो मुश्किल चैप्टर है उन पे आपको कमांड लेके आनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।